जी। लो बच्चों, प्यारे दोस्तों, FAR वालों, ऑनलाइन वालों, मैं फिजिकल वाले बच्चों को ये कह रहा था, आपकी जिंदगी का ये तकरीबन कोई सेकंड लास्ट औखा पार्ट है, सही है। इसके बाद तो फिर एक IS-41 और IS-20 वाला तरह वो क्वेश्चन डिस्कस करना है ना। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं डिस्कस, ये वो फलां, हड़प्पा लिमिटेड फलां, ये वो, इसके लेक्चर ना लो। ये तो बच्चों की फरमाइश पे भेजे जा रहे हैं ना कि सर ये क्वेश्चन, इसका पूरा पूरा लेक्चर भी दे दें आप जी। ये जिस तरह क्या उसका नाम है IS-41 IS हाँ सॉरी, इक्विटी का क्वेश्चन दिया था अवैस लिमिटेड वाला, याद है ना? लो लेक्चर खुद कर लो, रिवर्स वर्किंग में फंसोगे वो देख लेना बस। वो मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन कुछ लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं। आप क्या करो बच्चों, इधर देखो, इधर आप क्या, उसका नाम है MCQs के लेक्चर लेने पड़ेंगे, सही है। यहां पर खुद कर लो, जो मुश्किल लगे लेक्चर सुन लो बच्चों, इस तरह कर लो बच्चों, आपकी मर्जी है तो सही है। लेकिन कुछ लेक्चर जिसमें प्रैक्टिस करवाई जा रही, सिलेबस कवर करवाया जा रहा, अब ये न्यू लेक्चर है, ये थ्योरी है, ये लेना पड़ेगा, ये लेक्चर लेना पड़ेगा बच्चों जी। लो मेरे भाई, फाइनल अकाउंट की थ्योरी बच्चों, सुनना भी सुनना। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, जरा सुन लें, आसान बात है, मुश्किल नहीं है। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पे भाई सुनना भी सुनना, हम नॉर्मल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लोगों से शेयर करते हैं, ये है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कभी कभार हमें बैंक कहता है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जो हमने IFRS के मुताबिक बनाई, किसके मुताबिक बनाई, जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स हमने IFRS की पूरी कर दी। प्यारे दोस्तों, कभी कभार हमें बैंक कहता है जी आप हमसे लोन लेने आए हैं, लोन। बैंक कहता है मैं ज्यादातर जो इंटरेस्टेड हूं ना वो आपकी इक्विटी, आपकी बच्चों ये क्या उसका नाम है, डेट से हूं, मुझे इस तरह करके ये चीजें बना के दे दें। बेशक IFRS के मुताबिक नहीं है, लेकिन मेरी अपनी रिक्वायरमेंट्स, हमदा फिर शांत भी नहीं होता कि वहां से बिजली हो रही है, हमदा फिर रिलैक्स रहता है मेरा चांद, लेकिन जिंदगी में रहना ऐसी चाहिए जी। अच्छा बच्चों, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, कभी कभार हमें किसी की फरमाइश पूरी करने के लिए, कभी कभार हमें किसी इदारे की फरमाइश पूरी करने के लिए बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाकर देनी पड़ती हैं। FBR क्या बच्चों, बैंक, सही है, टैक्स अथॉरिटीज बैंक। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये इनकी फरमाइश के मुताबिक बनेगी बच्चों। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसे कहते हैं स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं बच्चों, बोलो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब IFRS, IAS, IFRIX जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं। पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस का एक स्ट्रक्चर नक्शा होती है। मेन मकसद यूजर को इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए ये इंफॉर्मेशन फ्यूचर कैश फ्लोस प्रेडिक्ट करने में, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन, बता 5 चीजें इसमें आती हैं, पता है ना आपको। एंटिटी चाहे तो इन स्टेटमेंट के दूसरे नाम भी रख सकती है। क्या बच्चे बोलो, क्या था जी, सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम रख दें। क्या रख दें बच्चों, प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली कवर हो जाती है किसमें, बोलो शाबाश, कंप्रीहेंसिव इनकम में। सारी स्टेटमेंट्स को इक्वल प्रोमिनेंस देनी है, यानी हेडिंग दे के देते हैं ना, हेडिंग बच्चों ABC, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कहता अहमियत सबको देंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको याद है करेंसी भी लिखते हैं, रुपीज, डॉलर, ये वो फलां। अच्छा जी, कहता प्रोमिनेंस देना लाजमी है। कहता जी किसी एक को दूसरे से छोटा या कमतर नहीं समझना, नहीं दिखाना जी। ये MCQs में आ सकता है बेटा। यार मैंने नहीं बताना ये गेन स्टॉक शू, ये सारी बातें आपको पता है। रीवैल्यूएशन जी, आपको याद है मैंने ऑथोराइज शेयर कैपिटल का आपको बताया था पेपर में। तलहा इधर देखो, पेपर में एक लफ्ज आ सकता है बच्चों, एक लफ्ज, हाँ, काउंट लिमिटेड। मुझे याद आ गया, काउंट लिमिटेड वाला क्वेश्चन जिसने किया उसको पता होगा, ये हमने एक न्यूमेरिकल में भी टेस्ट किया था। ऑथोराइज शेयर, ये MCQs में आ सकता है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहते हैं डिस्क्लोज करते हैं। क्या करते हैं, इशूड या पेड अप कैपिटल को क्या करते हैं, बोलो अकाउंट फॉर करते हैं। क्या करते हैं, अच्छा बच्चों बस भी करो, इधर देखो जी। असल कहता शेयर जो मार्केट में इशू हो चुके हैं,
पार वैल्यू पाकिस्तान में नॉर्मली कितनी है? ये मैक्सिमम शेयर है जो कंपनी इशू कर सकती है। डन है बच्चों? उर्दू में आसान है, समझ आती जा रही है जी? ऐसी है। अब मैंने सारे नोट्स ही ऐसे बनाया करने हैं जी, बच्चों को आसानी से समझ आ रही है उर्दू। असल में तो बच्चों को ये समझ नहीं आता ना कि कहना क्या चाह रहे हैं जी। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, न्यू शेयर इशू करने का खर्चा, मैंने नहीं बताना। डिविडेंड बच्चों, असल में फाइनल अकाउंट कोई नया नहीं है बच्चों, फाइनल अकाउंट कोई नया, इसमें सारी चीजें जो हमने पढ़ी वही आनी है ना। डिविडेंड आपको पता ही है, कैश, बोनस, इंटरिम, फाइनल। डिविडेंड जिस दिन डिक्लेयर होता है उस दिन रिकॉर्ड होता है। रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डेक्लरेशन की तारीख देखनी है, सही है। डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, या फिर और अगर बोनस शेयर्स हैं डिविडेंड के तौर पे तो शेयर कैपिटल, अगर रिपोर्टिंग डेट, डर गए, अगर रिपोर्टिंग डेट मतलब रूल है, अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद, ये सुनना, अगर रिपोर्टिंग डेट के बाद लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथोराइज होने से पहले डिक्लेयर हो तो सिर्फ नोट्स में क्या करेंगे बच्चों? अब याद रखना, जो फाइनल डिविडेंड है हमारे वाले साल का अगले साल में जाके आएगा। किस साल में जाके आएगा? अगले साल में जाके आएगा। किस साल में जाके आएगा? अगले साल में जाके। किस साल में जाके आएगा जी? याद है ना, ये उसको डिस्क्लोज करना लाजमी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हमेशा रिटेन्ड अर्निंग से बड़ी बात बताई क्या था जी? अजम्पशंस, अगर सवाल चुप हो, फाइनल डिविडेंड समझें, कैश डिविडेंड समझें और बोनस शेयर हमेशा रिटेन्ड अर्निंग से दें। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया तो फाइनल डिविडेंड अज्यूम करें इंटरिम की बजाय जी। प्यारे दोस्तों, कैश डिविडेंड समझे, ना के बोनस, ना के बोलो, ये कुछ अजम्पशंस हैं जो मैंने उर्दू में आपको लिखवाई होती हैं साथ साथ। कैश डिविडेंड समझे इंस्टेड ऑफ बोनस शेयर्स, कहता हमेशा रिटेन अर्निंग से दें। ये किसकी बात कर रहे हैं? अदर देन डिविडेंड। क्या? ओहो खोते हो। डिविडेंड, इस लाइन को काट दो। बोनस शेयर हमेशा रिटेन अर्निंग से दें, ये डिविडेंड की बात कर रहा है। ये डिविडेंड है ना, ये डिविडेंड की डिस्कशन है, ये डिविडेंड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं यार? ये पता ही है ना, कंफ्यूज ना कर देना आप कहीं। ये डिविडेंड की हेडिंग के ऊपर। डिविडेंड बच्चों अगर बोनस शेयर्स में दे दिया तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट, सही है। डिविडेंड के लिए रिटेन अर्निंग डेबिट जी। यार ये आपको 3 कैटेगरीज बनाई थी ना IS 1 की डिस्कशन। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, अब कान खोल के सुनो, चुप हो जाओ, बोलो ना। इधर देखो, इंपॉर्टेंट बातें हैं मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट बातें हैं, पेपर में आ सकती हैं। इंपॉर्टेंट, पहले वाली कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट बात थी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारों को प्रोमिनेंस देनी है, इक्वल प्रोमिनेंस देनी है, अहमियत देनी है। करेंसी मेंशन करनी है, बोलो करेंसी, बोलो मेंशन करनी है। क्या मेंशन करनी है? एंटिटी का नाम मेंशन करना है, किस कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं मेंशन करना। और अगर राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं तो रुपीज इन थाउजेंड मिलियन वो लिखना है ना सर? जब करेंसी, बेटा ये करेंसी है, ये करेंसी है, इन थाउजेंड ये राउंडिंग ऑफ है। क्या है? रिपोर्टिंग पीरियड एंड आइडेंटिफिकेशन, बड़ी बात बताई। चलो क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट लीस्ट एनुअली प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी साल में एक दफा तो हो। एंटिटी का नाम, ग्रुप, यानी ग्रुप का मतलब है, अगर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये जब आप जाएंगे ना इंशाल्लाह, क्या उसका नाम है बच्चों? असल में ना इसमें परेशान नहीं होना, ये असल में जो थ्योरी वाली बातें हैं ना, ये असल में फाइनल अकाउंट का टॉपिक हमने उठाया है बच्चों कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से। कहां से उठाया है? कुछ थ्योरी वाली बातें फिर वो भी पेश हो गई हैं। ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, यानी 3-4 कंपनीज मिलके एक ग्रुप बन गया। क्या बना? उसे कहते हैं कंसोलिडेशन। हाँ जी, अगर किसी कंपनी ने, कंपनी ए ने कंपनी बी के 50% से ज्यादा शेयर्स ले लिए, तो जिसके शेयर्स लिए हैं बच्चों उसे कहते हैं सब्सिडरी। क्या? और जिसने खरीदे हैं उसे कहते हैं पेरेंट, होल्डिंग कंपनी, पेरेंट पप्पा, सही है बच्चों। और सब्सिडरी कहते हैं सन, सही है बच्चों जी। इनका आपस में रिलेशन होता है बच्चों, कंट्रोल कर रहा है, तो पप्पा कंट्रोल करते हैं एस को, सन को जी। डेट, करेंसी बतानी है, राउंडिंग ऑफ बताना है प्रोमिनेंटली। मटीरियलिटी, इंफॉर्मेशन मटीरियल तब होती है अगर उसको, बच्चों अगर आपने उर्दू पढ़ ली ना तो अंग्रेजी में आया तो टिक लगा दोगे इंशाल्लाह। अगर इसको ओमिट करना, गायब करना या गलत लिखना, या का लिखना,
से यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस हो, ये मैंने कहीं बताया आपको। मटीरियलिटी अमाउंट की साइज की वजह से भी हो सकती है, और इवेंट की, कभी कभार ऐसा होता है बच्चों कि इवेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है बच्चों बोलो, इवेंट इतना इंपॉर्टेंट होता है कि ये भी मटेरियल है। क्या है? मिसाल के तौर पे बच्चों, मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे, प्यारे दोस्तों, मिसाल दे रहा हूं समझाने के लिए बच्चों, कोई मिसाल दे रहा हूं ना, कोई ऐसी एक्टिविटी होगी बिजनेस में जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन बच्चों पुलिस ने नाका लगा लिया 2 दफा। कितनी दफा? उन्होंने कहा जी ये कोई मसला है इधर। क्या है बच्चों? जी। या मेरे प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, अब ये इवेंट अब जिस वजह से स्टार्ट हुआ, कहता है इस इवेंट को आपको क्या करना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज क्या करना चाहिए। सही है कि कंपनी तकरीबन बंद होने की तरफ जा रही थी। क्या थी बच्चों बोलो? लेकिन वल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। सही है, वो मसला नहीं हुआ, कोई थोड़ी बहुत पैसे देके, पैसे मटेरियल नहीं है इस इवेंट में, जो वाकया पेश आया वो मटेरियल है। वो क्या है? मेरी बात समझे। एक और बात, एक और मिसाल जहन में आ गई। कंपनी को पैसे चाहिए, क्या चाहिए? कई इन्वेस्टमेंट, कोई शेयर होल्डर्स को पैसे चाहिए बच्चों। क्या चाहिए? क्या चाहिए बच्चों? इधर देखो, इधर जी, इधर देखो, इधर यार, इधर हो ना, नहीं कहना, मेरे भी दिल में यही आया था लेकिन मैं रुक गया हूं जी। अच्छा बच्चों इधर देखो, इधर प्यारे दोस्त इधर देखो, कंपनी को पैसे चाहिए। क्या चाहिए बोलो? पैसे चाहिए। प्यारे दोस्तों, कंपनी ने राइट शेयर्स की ऑफर कर दी। क्या कर दी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। प्यारे दोस्तों, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ने कहा अगर इस दफा कंपनी का प्रॉफिट आ गया, क्या आ गया, वरना वैसे लॉस था, अगर कंपनी का मिसाल के तौर पे 10,000 का भी प्रॉफिट आ गया ना, इसका मतलब हम खुश हो जाएंगे, और आगे आने वाले सालों में जाहिर सी बात है हमें फिर डिविडेंड मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कंपनी लॉस से निकल के कहां आ गई है बोलो? प्रॉफिट में। अब ये 10,000 की अमाउंट जो है मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए बड़ी छोटी होती है, लेकिन कभी कभी छोटी बात भी बड़ी बन जाती है। मेरी बात समझे, इसलिए जरा ध्यान से बच्चों, प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, गौर से। प्यारे भाई, अब प्रॉफिट आना नहीं था, लेकिन विंडो ड्रेसिंग करके, क्या करके, गलत पॉलिसी एस्टिमेट्स लगा के मैनेजमेंट ने क्या किया, प्रॉफिट दिखा दिया 13-14,000 का, 15,000 का। अब मसला सिर्फ भी 10-12 हजार का है। कितने का है? लेकिन ये इवेंट इतना ज्यादा अहम है कि शेयर होल्डर्स के डिसीजन को इसने क्या कर दिया, अफेक्ट कर दिया। अब शेयर होल्डर्स ये प्रॉफिट देख के अपनी कमिटमेंट पूरी करेंगे कि यार हमें ये राइट शेयर्स लेने चाहिए, लेकिन ये है मिस स्टेटमेंट। क्या है? आप ऑडिट में इंशाल्लाह जाके पढ़ेंगे, कैफेट में। मिस स्टेटमेंट 2 तरह की होती है, एक होती है क्वालिटेटिव, एक क्या होती है, और एक होती है क्वांटिटेटिव। एक क्या होती है बच्चों? मिस स्टेटमेंट 2 तरह की है। कितनी तरह की है बोलो? मेरी बात समझे बच्चों। एक है क्वालिटेटिव और एक क्या है बच्चों? क्वांटिटी में ज्यादा होना, अमाउंट में ज्यादा होना। और एक है प्यारे दोस्तों क्वालिटेटिव, इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा अहम है बच्चों, उसकी वजह से ये क्या बन गई बोलो? मटेरियल बन गई। उम्मीद है मैं समझा पा रहा हूं। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं है बच्चों। बैलेंस शीट में पिछले 2 साल आते हैं, इक्विटी में प्रॉफिट एंड लॉस में एक साल, पिछले सालों को कहते हैं जी। कहता फेयर प्रेजेंटेशन, कंप्लायंस एंड डिबेट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रांजैक्शन को फेथफुल रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए, अक्रूवल बेसिस, एक्सेप्ट, कहता जी अगर आईएफआरएस अलाउ कर रहे हैं तो नोट्स में एक्सप्लिसिट और अनरिजर्व्ड खुली स्टेटमेंट, कहता जी स्टेटमेंट देनी होगी। ये क्या कह रहे हैं, छोड़े ये, खैर उसकी बातें कर रहे हैं बच्चों, ये FAR2 कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग की बातें कर रहा, लेकिन मैं आपको वैसे समझा देता हूं, इसका इस तरह की बातें हमारे सिलेबस में नहीं है। समझ लें, हम आईएफआरएस को फॉलो कर रहे हैं, और अगर हमने किसी मतलब अगर हमने आईएफआरएस को फॉलो नहीं किया तो प्यारे दोस्तों फिर हमें लिखना पड़ेगा कि इस ट्रांजैक्शन में हमने आईएफआरएस को फॉलो नहीं किया, डिपार्चर किया है। क्या किया है? आईएफआरएस को छोड़ के। देखो हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखते हैं ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर द आईएफआरएस, ऐसे ही है ना। अगर हमने किसी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया, इसका मतलब है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के मुताबिक, तो फिर ये स्टेटमेंट लिखना कि आईएफआरएस को फॉलो किया, ये गलत है। कहता सारी चीजों में आईएफआरएस को फॉलो किया एक्सेप्ट एक चीज के। कहता आप ये लिखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर आईएफआरएस एक्सेप्ट ये वाली चीज। ओके, इसका डिस्क्लोजर दे दें। क्या दे दें बच्चों? जी आगे बच्चों, आगे
भाई गोइंग कंसर्न वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है मेरे प्यारे भाई? वेरी इंपॉर्टेंट। गोइंग कंसर्न का मतलब है, गोइंग का मतलब चलते रहना, गोइंग का मतलब चलना, कंसर्न का मतलब है ये एंटिटी अगले 12 महीने चलती रहेगी। गोइंग का मतलब चलते रहना, कम से कम अगले 12 महीने ये बिजनेस चलता रहेगा, इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न। क्या कहते हैं? ये बिजनेस चलता रहेगा अगले कितने महीने? बोलो 12 महीने। ये बिजनेस चलता रहेगा अगले कितने महीने? बोलो। इसे क्या बोलते हैं? गोइंग कंसर्न। इसे क्या बोलते हैं? ये बिजनेस चलता रहेगा अगले कितने महीने? बोलो कम से कम, कम से कम। इसे क्या कहते हैं बच्चों? अच्छा, अगर मेरे प्यारे दोस्तों ये बिजनेस अगले 12 महीने नहीं चलेगा, अगर ये बिजनेस, अगर मेरे प्यारे दोस्तों अगले 12 महीने नहीं चलेगा, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे नॉन करंट एसेट्स आते हैं। नॉन करंट एसेट्स का मतलब क्या है कि ये बिजनेस कितने महीने चलेगा आगे? बोलो 12 महीने। तो नॉन करंट एसेट्स में आएगा ना, मतलब नॉन करंट एसेट्स आने का मतलब, नॉन करंट लायबिलिटीज का मतलब यही है ना कि बिजनेस चलता रहेगा 2, 4, 5 साल के बाद। अगर बिजनेस नहीं चलना तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बोलो नॉन करंट लायबिलिटीज का आना और नॉन करंट एसेट्स का आना, ये बात समझ से क्या है? बालातर है। क्या मेरी बात समझे? अगर बिजनेस चलना ही नहीं अगले 12 महीने, तो ये नॉन करंट, ये सारे एसेट्स, प्रॉपर्टी, प्लान, इक्विपमेंट, ये सारों को बेचना बूझना पड़ेगा। जो नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, आपने तो बिजनेस बंद कर देना है 5-7 महीने के बाद, ये बैंक को इमीडिएटली लोन हमें फिर वापस करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों? अगले कम से कम कितने महीने बिजनेस चलता रहेगा? 12 महीने, 1 साल। ये क्या है बच्चों? बोलो जी, मैनेजमेंट का अंदाजा है, बेस्ट इंटेंशन है कि अगले कम से कम कितने महीने या साल? 1 साल या 12 महीने बिजनेस चलता रहेगा। जी जी, मिनिमम मिनिमम मिनिमम। जी बच्चों, मिनिमम। जी बच्चों, एंटिटीज गोइंग कंसर्न कहता जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एफएस का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पर बनेगी, जैसे नॉर्मल बनती है। गोइंग कंसर्न बट सिग्निफिकेंट डाउट, कहता गोइंग कंसर्न फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कहता गोइंग कंसर्न पर ही बनेंगी, लेकिन कहता अनसर्टेनिटीज, जो मसले हैं, कहता ये अगले 12 महीने बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन हमें डाउट है कि मसला है, कहता उस मसले को क्या करो? डिस्क्लोज कर दो। क्या कर दो? ये ऑडिट में पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह सारी बातें जाके। कहता जी नॉट अ गोइंग कंसर्न, तकरीबन कंफर्म हो गया कि 12 महीने बिजनेस, तो प्यारे दोस्तों कहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट अल्टरनेटिव बेसिस पर बनाएं। क्या करें? अल्टरनेटिव बेसिस का मतलब क्या? अल्टरनेटिव बेसिस का मतलब क्या बच्चों? बोलो। यानी फिर लिख लो, सारे नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट लायबिलिटीज को करंट में ले आओ। जी जी, क्या? तो ग्रांट जारी सी बात है, वो करंट में आ जाएगी भैया जी। सारे नॉन करंट एसेट्स और सारे नॉन करंट एसेट्स और लायबिलिटीज कहां आ जाएंगे? बोलो ना, करंट में आ जाएंगे। डन है बच्चों? जी, 12 महीने को याद रखना है मिनिमम। किसे याद रखना है? पार्ट नहीं बनाया यार हमजा, मैंने क्या कहा था? हमजा बच्चों को पता है, आपको नहीं पता यार। जब मैंने कहा था ना पानी पी लूं, उसके बाद एडिट करवा देना फिर, ठीक है हमजा? जी बच्चों, भाई इधर देखना, इधर बच्चों, इधर देखना, इधर देखना गौर से बच्चों, इधर देखना गौर से। अगले कम से कम कितने महीने? बोलो शाबाश। 12 मंथ्स, 12 महीने। कितने महीने? जी, हमारे एक टीचर हैं, उन्होंने अपनी वाइफ का कॉन्टैक्ट नंबर गोइंग कंसर्न के नाम से सेव किया हुआ है। जी इधर देखें, इधर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 नहीं, मैं नहीं हूं जी। इधर देखें बच्चों, इधर देखें, इधर डर, जी डर का माहौल है, इधर देखें, इधर देखें जी। ऑफ सेटिंग, अब मुझे नहीं पता ऑफ सेटिंग। बच्चों इधर सुनना, ऑफ सेटिंग अगर स्टैंडर्ड इजाजत ना दे, मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियस कह रहा हूं, अगर ये मुझे नहीं पता, अगर स्टैंडर्ड इजाजत ना दे, अगर नहीं, मैं नहीं हूं मेरे भाई जी, ये मुझे नहीं पता। अगर स्टैंडर्ड यार, इसलिए मैं फिर कितना ही मैं मजाक कर रहा, टाइम कम है भाई, टाइम कम है जी। अगर स्टैंडर्ड इजाजत ना दे, अगर स्टैंडर्ड इजाजत ना दे, तो बच्चों हम आपस में एसेट्स और लायबिलिटीज को आपस में माइनस नेट ऑफ नहीं कर सकते। इनकम एंड एक्सपेंसेस को नेट ऑफ, इंटरेस्ट एक्सपेंस बच्चों, इंटरेस्ट एक्सपेंस को लहदा दिखाना, इंटरेस्ट इनकम को लहदा दिखाना। ये कॉप लिमिटेड वाला क्वेश्चन था ना,
ये पास पेपर क्वेश्चन नंबर 15। उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम को इकट्ठा कर दिया था, गलत है। ऑफसेटिंग की इजाजत अनलेस स्टैंडर्ड खुद इजाजत दे दे जी। वो जो इनडायरेक्ट मेथड है ना, इनडायरेक्ट मेथड, सही है बच्चों, उसमें नेटिंग की इजाजत है ना जी। उसमें प्यारे दोस्तों डायरेक्ट मेथड में इनकम अलग और एक्सपेंस अलग, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर एक्सपेंस को नेट कर देना, क्या कर देना, वो स्टैंडर्ड इजाजत दे रहे। करंट और नॉन करंट डिस्ट्रिक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। करंट कहता करंट है अगर नॉर्मल ऑपरेशन साइकिल में रियलाइज होंगे। अब ये क्या होता है बच्चों, कहता मिसाल के तौर पर, इधर देखना बच्चों, इधर देखना बच्चों, गौर से सुनना बच्चों प्लीज। बच्चों कहता है करंट और नॉन करंट की प्यारे दोस्तों आपको ना निशानी बता रहे हैं। कहता वो चीजें जिनका ताल्लुक नॉर्मली 12 महीने है, क्या है बोलो, जिनका ताल्लुक नॉर्मली क्या है बच्चों बोलो 12 महीने। नॉर्मली क्या है जिनका ताल्लुक बोलो 12 महीने। बच्चों इनको हमने करंट कहना है, इन्हें क्या कहना है बच्चों। ये देखो हमारा ख्याल ये है कि डेटर्स हमें बच्चों, डेटर्स हमें 30 40 50 60 दिन के अंदर अंदर पैसे दे देंगे। इन्वेंटरी हमारी नॉर्मली 60 20 30 40 50 दिन के अंदर अंदर सेल हो जाएगी। ट्रेड पेएबल्स जो है इनको हम नॉर्मली 50 60 दिन के अंदर अंदर नॉर्मली पैसे दे देंगे। लेकिन अगर कभी एक्सेप्शन आ गई तो कहता आप फिर भी ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल और इन्वेंट्रीज, कैश या बैंक कैश बैलेंस को आप करंट ही कहेंगे, करंट एसेट या करंट लायबिलिटी। क्या मैं समझा पा रहा हूं, एक्सेप्शंस की तरफ नहीं जाना, ओके। ये लिखना चाह रहे हैं, कहता करंट है अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में बोलो, एक बिजनेस है उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है प्यारे दोस्तों 70-80 डेज का, याद है ना रेशियोज में जी। कहता है नॉर्मली ये नेट नोट करके आता है ना, इसमें लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं। कहता नॉर्मली करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज ये होती हैं। कहता कभी कभार एक्सेप्शन आ जाए तो मुआफ कर देना, क्या कर देना भाई समझे। एक तो बच्चों सप्लायर वो है ना जिसको, सप्लायर को वैसे मुझे बताओ 2 साल के बाद जाके पैसे देते हैं, और सही है ना। नॉर्मली ना बताया हो तो प्यारे दोस्तों ट्रेड डेटर्स, ट्रेड पेएबल्स, कैश को और प्यारे दोस्तों बोलो इन्वेंटरी को क्या लेते हैं बोलो लायबिलिटीज एंड रीफाइनेंसिंग। ये बात सुन ले, बड़ी अहम बात है प्यारे दोस्तों, गौर से सुनना, गौर से सुनना, गौर से सुनना। हमारा साल है 2026, ये एमसीयूज हैं, आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट के, अगर ये बात समझ आ गई। हमारा साल है 2026, हमारा साल क्या है बच्चों बोलो 2026, हमारा साल क्या है बच्चों बोलो 2026। अब सुनना गौर से जरा प्यारे भाई, गौर से सुनना। हमारा साल 2026 है प्यारे भाई, हमने एक लोन ऐसा है बच्चों जो अगले साल रीपे करना, हम है 31 दिसंबर। ये बात गौर से तवज्जो से सुनने वाली बड़ी अहम बात है, एमसीक्यूज में आ सकती है। हम खड़े हैं प्यारे दोस्तों नवंबर 26 या दिसंबर 26 में, कहां खड़े हैं बोलो नवंबर या दिसंबर 26 में। प्यारे दोस्तों हमने बैंक को रिक्वेस्ट की, क्या की कि सर इस लोन की मुद्दत बढ़ा दें, 2 साल कर दें, क्या कर दें। अगर तो ये रिक्वेस्ट बैंक ने एक्सेप्ट कर ली साल से पहले पहले, क्या प्यारे दोस्तों, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएगा, क्या बन जाएगा। और अगर ये बच्चों बैंक ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है अगले साल में जाके, अगले साल में, तो ये करंट में ही रहेगा। एक्सेप्ट कर ली है लेकिन उस साल के लिए तो करंट है ना, क्या मेरी बात समझे हैं, उस साल के एंड पे तो करंट है ना बच्चों। लायबिलिटी देन रीफाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग करवाई, उधार लिया, अब इसे रीफाइनेंस कर रहे हैं, टर्म्स चेंज कर रहे हैं। अगर लोन 12 महीने के बाद है यानी ओवर फाइनेंस करना है का राइट एंटिटी के पास है, यानी इसको चेंज करना टर्म्स को, और एग्रीमेंट ईयर एंड से पहले है, तो वो क्या है बोलो ओके। अगर बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो नॉन करंट है। अगर एग्रीमेंट ईयर एंड के बाद हो तो वो करंट ही रहेगा, ओके। मेरी बात समझ आई, सादा बात। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग छोड़ें प्यारे दोस्तों, ये आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में जाके पढ़ेंगे IAS 10, क्या होगा बच्चों बोलो IAS 10 बच्चों। अगर दोबारा सुन लो, अहम बात है, अगर हमारी एक है करंट लायबिलिटी, आज खड़े होके हमने टॉर्च ऑन कर लो, टॉर्च ऑन कर लो जी, लो मेरे प्यारे भाई, अगर आज हमारी लायबिलिटी है, क्या है बच्चों बोलो करंट, अगले साल में पे करना, और साल खत्म होने से पहले हमने बैंक को रिक्वेस्ट की, बैंक ने मान लिया, तो ये इमीडिएटली क्या बन जाएगी नॉन करंट लायबिलिटी, ऐसे ही है ना, टर्म्स चेंज हो गई। और अगर हमने रिक्वेस्ट की और वो एक्सेप्ट की बच्चों बैंक ने बाद में जाके अगले साल, सही है, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों बोलो शाबाश, या वो प्यारे दोस्तों हमने रिक्वेस्ट ही लेट की, या फिर प्यारे दोस्तों बैंक ने एक्सेप्ट अगले साल जाके की, यानी 31 दिसंबर 26 के बाद 27 में, मार्च में, जैन में, फेब में, तो प्यारे दोस्तों ये क्या है बच्चों, ये इस साल के लिए करंट है।
अगले साल के लिए बेशक नॉन करंट हो जाए। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? क्या मेरी बात समझ आ गई है? ये कर लोगे क्वेश्चंस? ये एमसीक्यूज में है 2-3 बातें भाई, ये मैंने नहीं बताना ऐसो डू सो डू जी। बच्चों बात समझ आई है? खली बली आपने भी नहीं पढ़ना बच्चों, छोड़ें ये नेस्ले के नोट्स वगैरह, ये FAR 2 की बातें हैं। ओके बच्चों जी मेरे प्यारे भाई, इधर तक ओके हो गया। अब इसके कुछ एमसीक्यूज हैं बच्चों, कर ले। हाँ वो मैं करवाता हूँ। अच्छा बच्चों इधर देखना, इधर एक मिनट हम ना ब्रेक लगाना जरा लेक्चर को। अच्छा बच्चों बात सुनना जी, बस भाई। और हेलो चौधरी चुप हो जा जी, खामोश हो जा जी। प्यारे दोस्तों इधर बात सुनना बच्चों, ये एक छोटा सा टॉपिक है जी जो आई के अपने पिछली अटेम्प्ट में ऐड किया था। क्या किया था बच्चों? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में पिछली दफा आई के अपने ऐड किया था, और हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि आई के इसमें से लाजमी 2 एमसीक्यूज पूछेगा लाजमी, लेकिन आई के अपने नहीं पूछे हैं। चलो बहरहाल जो नई चीज होती है कभी ना कभी तो आई के आपने पूछनी है ना बच्चों। अब सुनना रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, भाई सुनना बच्चों इधर जी इधर। IFRS फाउंडेशन, क्या प्यारे दोस्तों बोलो भाई, अब चुप हो जाए। IFRS फाउंडेशन का मतलब क्या है प्यारे दोस्तों? घर का बड़ा। कौन मेरे प्यारे दोस्तों बोलो? घर का जो बड़ा है, जो क्या है प्यारे दोस्तों बोलो जी। IFRS फाउंडेशन ये बुनियाद है, घर का बड़ा है बच्चों। इसके नीचे ना बच्चों कुछ बॉडीज हैं, क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? इसके नीचे कुछ बॉडीज हैं बच्चों। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसका काम क्या होता है? डेवलप ग्लोबली, बच्चों याद करना है एमसीक्यूज में आ सकते हैं हम। तलहा इधर देखो भाई, डेवलप ग्लोबली एक्सेप्टेड IFRS फॉर ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग, कैन नॉट इनफोर्स कंप्लायंस। अब प्लीज गौर से सुनना, ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का मतलब बच्चों एक ऐसा बोर्ड जिन्होंने प्यारे दोस्तों क्या करना है? डेवलप करना है, डेवलप करना, डिजाइन करना। क्या था? IFRS फॉर ट्रांसपेरेंट, इनका काम है स्टैंडर्ड्स पे काम करना। इनका काम क्या है बच्चों? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, स्टैंडर्ड्स पे काम करना, IFRS डेवलप करना। लेकिन इनका काम रीइंफोर्समेंट नहीं है। क्या प्यारे दोस्तों बोलो, मेरी बात समझे जी। रीइंफोर्समेंट का मतलब है इन्होंने धक्के से किसी को ये नहीं कहना कि अब अप्लाई करो। मेरी बात समझ रहे? वो बड़े हैं ना घर में बच्चों जी, IFRS फाउंडेशन बड़े हैं ना बच्चों। आगे ISSB, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड। अब ये नया आ गया बच्चों, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में आप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग पढ़ेंगे बच्चों। ये क्या उसका नाम है? एनवायरमेंटल लॉस के बारे में बच्चों, ये कार्बन एमिशंस, ये कैसे हमने ख्याल करना, ये वो, ये रिपोर्टिंग बच्चों। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारी बातें बच्चों जी। कैसे प्यारे दोस्तों एनवायरमेंट को पोल्यूट होना अगर हो रहा तो कितने डैमेजेस, कितना फाइन पे करना पड़ेगा। सही है बच्चों। वो एंटिटीज जो प्यारे दोस्तों ऑर्गेनिकली चल रही हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का बच्चों उनको कम जाया कर रही हैं, डन है बच्चों जी। उनके लिए बच्चों डिस्क्लोजर्स फलां ये वो, ये कहां है बच्चों बोलो जी। डेवलप क्या था प्यारे दोस्तों? सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स, ये 2 हैं, IFRS S1 एंड S2। इसमें सारा लिखा होता है, इसमें सारी बातें, डिस्क्लोजर्स, किस किस कंपनी ने क्लाइमेट के हिसाब से डिस्क्लोजर देने, कौन कौन से देने, एनवायरमेंट को पोल्यूट तो नहीं करनी, वो सारे डिस्क्लोजर्स वो किस में आ जाएगा? इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड। प्यारे दोस्तों अगली बात सुनना बच्चों, फिर है जी IFRS एडवाइजरी काउंसिल। क्या प्यारे दोस्तों बोलो? अगर इनको मसला आता है स्टैंडर्ड्स डेवलप करने में, तो प्यारे दोस्तों एक बॉडी बनाई है। क्या बनाई है बच्चों? किसने? IFRS फाउंडेशन। ये IFRS ये सारे IFRS फाउंडेशन के नीचे हैं। क्या है बच्चों बोलो? प्यारे दोस्तों एक बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेट बच्चों IFRS एडवाइजरी काउंसिल। क्या है प्यारे दोस्तों बोलो? अगर स्टैंडर्ड डेवलप करने में कोई मसला आता है तो एडवाइस कहां से ली जाएगी बोलो? स्टेक होल्डर्स प्लेटफॉर्म, गाइडिंग एजेंडा डिसीजंस, ये ओवरऑल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करेंगे बच्चों बोलो? ये अब्बा जी के बिहाफ पे वो लाइक बच्चा है जो सबको मशवरे देता है, बेशक खुद कुछ भी ना करे लेकिन अब्बा जी के साथ जो है। इसलिए बच्चों ये सारे बहन भाइयों को मशवरा देने वाला बंदा क्या है बच्चों बोलो? ओके सर जी जी। ये है जी एडवाइजरी काउंसिल। क्या है बोलो? शाबाश। मशवरा देने वाले लोग। क्या बोलो? आपके पास कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं है? निकालो मेरे प्यारे भाई, ये आखिरी सफे पे होगा है। हाँ जी क्या
वो अभी बताते हैं, नहीं अभी बताते हैं, अभी सब्र करो जरा, ठंडी करके खा। जी लो बच्चों, बच्चों जल्दी करो जल्दी। बच्चों ओए भाई बच्चों, बस बस। अच्छा नहीं, ये क्या करेगा, इसका काम क्या है, बोलो शाबाश, एडवाइजरी काउंसिल। ये क्या है बच्चों, मशवरा वगैरह देंगे बच्चों, अगर कोई मसला आ रहा है स्टैंडर्ड डेवलप करने में या फलां ये वो। प्यारे दोस्तों उसके बाद बच्चों, उसके बाद आएगा इंटरप्रिटेशन कमेटी। क्या प्यारे दोस्तों बोलो, ये मशवरा देंगे, ये कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, अगर एक से ज्यादा प्यारे दोस्तों कहीं अगर किसी कोई नया स्टैंडर्ड बनने जा रहा, क्या बनने जा रहा, अभी आपको अभी देखना बच्चों, फाइनल अकाउंट जो हम इसकी काउंटिंग करते हैं ना, वो करते हैं IAS 1 के मुताबिक। किसके मुताबिक बच्चों, अब आ गया है IFRS 18। ACCA में तो हम पढ़ा भी रहे हैं वो, लेकिन अभी ICAP ने इसको बोला शाबाश, अभी ICAP में ये अभी अप्लाई नहीं हुआ ना, अभी बात की बातें हैं, 2027-28 में जाके होगा कहीं, 2027 में। जी प्यारे दोस्तों, फिलहाल हम इसको बोलो CA के अंदर अभी हमारे सिलेबस में ये बोलो नहीं आया, लेकिन जब ये स्टैंडर्ड में चेंजेस आई, IAS 1 से कहां शिफ्ट हुए बोलो, IFRS 18, तो मसले आए होंगे ना, लोगों ने बहुत सारे मशवरे दिए, ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है ना बच्चों, तो इनको काम पे लगाया होगा। किनको काम पे लगाया होगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को। इनसे मशवरा कर लो अगर कोई मसला आ रहा है तो, सही है बच्चों। प्यारे दोस्तों, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए मशवरों में, क्या आगे बोलो, तो इनका काम नहीं है इन्फोर्स करवाना कि जो हमने कह दिया, ये इन्फोर्स नहीं करवा सकते। प्यारे दोस्तों गौर से सुनना, अगर कन्फ्लिक्ट आ गया, कहता इंटरप्रिटेशन कमेटी प्रोवाइड्स टाइमली गाइडेंस ऑन कन्फ्लिक्टिंग इंटरप्रिटेशंस। अगर प्यारे दोस्तों 2-4 लोग आपस में क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, मचमेड़ इधर से मालूम नहीं, इस तरह नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं भाई, इसका मतलब है एक की राय कुछ और है, एक की राय कुछ और है, आराम में फर्क है। क्या है बच्चों, जी अच्छी उर्दू पढ़ी हो ना तो फिर तुम्हें पता चले क्या लफ्ज होता है ये। जी मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखना, इधर ये बातें समझ आ गई मेरे प्यारे भाई। अच्छा अब आगे थोड़ी सी बात करें स्टैंडर्ड डेवलपमेंट प्रोसीजर। स्टैंडर्ड डेवलपमेंट ये भी ICAP ने नया ऐड किया, आज तक यहां से क्वेश्चन टेस्ट अच्छा मैं आपको एक मशवरा भी दूंगा कि अगर आपने इसको डिटेल में पढ़ना हो तो फिर मशवरा भी दूंगा जी। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड अपॉइंट एडवाइजरी स्टैंडर्ड डेवलप कौन करेगा, IASB, याद रखना, सही है। अच्छा जी, जब भी नए स्टैंडर्ड पे काम करना है तो IASB करेगी बच्चों, लेकिन साथ ही डिफाइन कर लो किस चीज पे काम करना है, और साथ ही क्या बना दो बोलो, एडवाइजरी कमेटी। क्या बना दो बच्चों, एडवाइजरी काउंसिल या कमेटी। दूसरा, पब्लिश डिस्कशन पेपर, इनकरेज स्टेक होल्डर कमेंट्स। दूसरा भाई, जो लोग इस पे कमेंट देना चाहते हैं, हर कंट्री में 1-2 रिप्रेजेंटेटिव होती है ना, जो कंट्रीज IFRS को फॉलो करती हैं बच्चों, हर कंट्री के नुमाइंदे बच्चों उस कमेटी का पार्ट होते हैं। क्या होते हैं बोलो जी, उनको कहा जाता है सर आप अपने कमेंट शेयर करें, कोई मसला है तो बोलो बताएं। क्या मैं समझा पा रहा हूं। तीसरा, पब्लिश एक्सपोजर ड्राफ्ट। क्या हम कहते हैं ना ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कहता जब इनके कमेंट सामने आ गए तो अब IASB क्या करेगा, अब बच्चों ड्राफ्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, ड्राफ्ट बनाएगा कि यार हमारी तरफ से ना ये क्या उसका नाम है, चीजें सामने आई हैं, इस तरह का नक्शा बनेगा, इस तरह की बातें होंगी स्टैंडर्ड के अंदर। ये तीसरे नंबर पे। चौथा, कंसीडर कमेंट्स एंड लोगों से फाइनल कमेंट्स लिए जाएंगे, और आफ्टर फाइनल कमेंट्स इसको क्या कर दिया जाएगा, बोलो शाबाश, पब्लिश कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, स्टैंडर्ड कोई नया आएगा, कोई चेंज आएगा तो तरीका कार क्या होगा। प्यारे दोस्तों IASB उस पर काम करेगी, और साथ ही क्या बना देंगे जी, एडवाइजरी कमेटी, सही है, कमेटी बना देंगे ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, मशवरे के लिए। बच्चों इधर देखें, कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं तो कमेटी के पास जाएंगे, एडवाइजरी कमेटी, और अगर मशवरा वगैरह करना है तो वो किसके साथ, काउंसिल के साथ। किसके साथ। स्टेप नंबर 2, लोगों से कहा जाएगा, मुख्तलिफ कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव से कहा जाएगा सर आप मशवरा दे दें अपना। क्या दे दें, ठीक है सर। फिर उसके बाद आफ्टर मशवरे, आफ्टर क्या, जो कि हमारी कौम का मेन काम है जी बच्चों, आफ्टर मशवरा देने के बाद, मशवरे के बाद एक IASB क्या करेगा, एक एक्सपोजर ड्राफ्ट फाइनल करेगा कि ये फलां चीजें। आखिर पे प्यारे दोस्तों वो कमेंट सामने आएंगे, सही है जी, जो फाइनल वर्डिक्ट होगी, फाइनल, और फिर बच्चों स्टैंडर्ड को क्या कर दिया जाएगा, बोलो पब्लिश कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा,
ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। आप मेरी बात सुनना, अगर किसी ने इसको डिटेल में पढ़ना है तो अच्छी जी नहीं नहीं जी इधर से पढ़ना शुरू कर देना। रोल ऑफ आईएफआरएस फाउंडेशन। क्या मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे मैंने आपको ना किताब से कोई चीज पढ़ने का नहीं कहा, ये कह रहा हूं क्यों, इंपॉर्टेंट बहुत है। एक दफा